हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 की भर्ती परीक्षा के लिए। उसी क्रम में हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम डिस्कस किया था, उसकी 3 वीडियोस आई थी। उसके बाद हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 डिस्कस किया, उसका हमने पिछली क्लास में पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो करा दी जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए, यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 24 दिसंबर को। तो ये क्यों मनाया जाता है, ठीक है? तो क्या है कि 24 दिसंबर 1986 को देश में मतलब हमारे भारत देश में, है ना, हमारे भारत देश में पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बना था। क्या हुआ था 24 दिसंबर को? पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बना था, ठीक है। देखिए, एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। आप बहुत जगह देख रहे होंगे अन्य चैनलों में कि वहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 डिस्कस किया जा रहा है, और ये रियलिटी है, डिस्कस किया गया है और किया जा भी रहा है। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, आप बिल्कुल इस डाउट में मत रहिए कि आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कवर करना है या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप ये नोटिस करिए कि जो भी वीडियोस पहले डाली गई थी किसी भी चैनल में, तो वो कुछ महीना पहले की है ना। अभी हाल ही में इसकी वैकेंसी आई है, और जो ये वैकेंसी आई है तो सीजी व्यापम ये क्लियर किया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 सिलेबस में ये गिवन है ना। और एक बात आप ये क्लियर रखिए, एग्ज़ाम में कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते जो हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है। इसीलिए आप किसी भी प्रकार के डाउट में मत रहिए कि क्या आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भी कवर करना है क्या। तो आपको ये बिल्कुल भी कवर नहीं करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये गिवन नहीं है, ठीक है। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये 24 दिसंबर को हमने ये देखा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यदि एग्जाम में पूछा जाएगा कि विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका उत्तर होगा 15 मार्च को। तो यह क्यों मनाया जाता है उसका कारण देख लीजिए, पूछा नहीं जाएगा, ये केवल आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है। दरअसल पहली बार अमेरिका में राल्फ नाडल, ये हिंदी में राल्फ नाडेर लिखा रहता है, बट इंग्लिश में यदि आप देखेंगे तो राल्फ नाडल लिखा रहता है, ठीक है। उनके द्वारा क्या किया गया था कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसके फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश किए गए विधेयक पर अनुमोदन दिया। यानी कि क्या हुआ था कि पहली बार राल्फ नाडल ने उपभोक्ता आंदोलन चालू किया था, ठीक है। तो आंदोलन के फलस्वरूप वहाँ के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण की विधेयक को अनुमोदन दिया था, ठीक है। यानी कि क्या किए थे, अपनी सहमति देना, एसेंट देना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कब हुआ था? 15 मार्च 1962 में, ठीक। आगे देखते हैं। आगे ये वही है कि हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अभी हाल ही में कब मनाए हैं इसके बारे में, ठीक है। 2022 में हम पिछले साल मनाए थे, फिर उसके बाद 21 में, अभी तो 22 है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझाने का, इसमें आप ये देखिए कि यहाँ लिखा है सुरक्षा का अधिकार, फिर लिखा है चयन करने का अधिकार, फिर सुने जाने का अधिकार, प्रतितोष पाने का अधिकार, प्रतितोष पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये मैंने केवल आपको एक डायग्राम दिखाया है, आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों है, ठीक है।
देखते हैं हम, उपभोक्ता संरक्षण कानून देता है ये 6 अधिकार। समझ में आया कि ये क्यों मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया कि आपको अधिकार क्या है। कल मैंने डिस्कस किया था तो वो हमने 4 डिस्कस किया था, ठीक है। बट एग्जाम में पर्टिकुलरली देखिए, आपसे पीएचडी लेवल का कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा सीजी व्यापम में, ठीक है, कि आपको पूरा डीपली बताना है। आपको केवल जानकारी होना चाहिए कि क्या है ना, जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको एक संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब डीप में नहीं जानकारी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो ये क्या है, उपभोक्ता संरक्षण कानून क्या देता है, उपभोक्ताओं को 6 अधिकार देते हैं। कितना? 6 अधिकार, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कितने अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 अधिकार प्राप्त है। ये क्लियरली आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में मेंशन है, इसलिए आप इसको याद करना। कितने अधिकार प्राप्त हैं? 6 अधिकार। और वो कौन से अधिकार हैं? तो पहला है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा के अधिकार में क्या है, इसके तहत ग्राहक को किसी गुड्स या सर्विस की मार्केटिंग से जीवन या प्रॉपर्टी के नुकसान से बचाया जाता है। क्या किया जाता है? ग्राहक को किसी गुड्स या सर्विस की मार्केटिंग से जीवन या प्रॉपर्टी के नुकसान, ठीक है, समझ में आया। सेकेंड क्या है, सूचना का अधिकार। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो इसमें क्या है, ग्राहक को पूरा अधिकार है कि उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी मात्रा, शुद्धता, कीमत आदि के बारे में सही जानकारी दी जाए, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड क्या है, छांटने का अधिकार, ठीक। छांटने का अधिकार किस तरह से? इसके तहत ग्राहक को गुड्स और सर्विस की कई वैरायटी उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि वह अपने अनुकूल गुड्स या सर्विस को छांट सके। जैसा कि आप दुकान में जाते हैं और बोलते नहीं भैया ये पसंद नहीं आया, दूसरी दिखाइए, तो आपका वो अधिकार है छांटने का अधिकार, ठीक है। फिर क्या है, फोर्थ, सुने जाने का अधिकार। सुने जाने के अधिकार में क्या दिया है, ग्राहक को सुने जाने का पूरा अधिकार है। उसे किसी तरह की दिक्कत होने पर फोरम में उसकी शिकायत को सुना जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता फोरम है, उसमें आपकी शिकायत को पूरी तरह से सुना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ अधिकार क्या है, किसी भी गलत प्रैक्टिस के खिलाफ शिकायत करने का भी ग्राहक को अधिकार है ताकि उसका शोषण ना हो, ठीक है। यदि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, उसके लिए भी आप शिकायत कर सकते हैं। सिक्स्थ क्या है, कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार। ये क्या है, यानी एक ग्राहक अपनी पूरी जिंदगी एक पूरी जानकारी रखने वाला ग्राहक रहेगा जिससे वह शोषण से बचा रहेगा, ठीक है। आपको उसकी शिक्षा होनी चाहिए ना। एजुकेशन मतलब क्या, आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप कभी भी कुछ भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना, ये आपका एक अधिकार है, ठीक है। तो ये हमारे उपभोक्ताओं के 6 अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये टेबल मैंने आपको कल दिखाया था, और मैंने कल लास्ट में आपको एक ब्रीफ इसके बारे में समझाया भी था, ठीक है। अब इसके बारे में ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, तो इसके बारे में हम आज देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में मैंने आपको कल बताया था प्रोडक्ट लाइबिलिटी, यानी कि उत्पाद दायित्व किसका है। तो कल मैंने बताया था विक्रेताओं का है, मैन्युफैक्चरर का है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि सेवा प्रदाता का है। यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो ये जो विक्रेता है, मैन्युफैक्चरर है या सेवा प्रदाता, उनकी पूरी दायित्व है, ठीक है। प्रोडक्ट लायबिलिटी उनका है। तो आज उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। विधेयक के अनुसार किसी उत्पाद में निम्नलिखित आधारों पर दोष हो सकता है, ठीक है। यानी कि कौन से दोष हैं जिसके लिए इनको प्रोडक्ट लायबिलिटी आती है इनके पर, और वी कैन से इन पर उत्पाद दायित्व चढ़ता है,
ठीक है, ऐसे कौन से दोष हैं तो हम देखते हैं। सबसे पहले है उत्पाद सेवा के निर्माण में दोष, यानी कि कोई प्रोडक्ट ये बनाए हैं और वो गलत बनाया गया है, ठीक है। सेकंड क्या है, डिज़ाइन में दोष, डिज़ाइन सही नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या है, उत्पाद की घोषित विशेषताओं से वास्तविक उत्पाद का अलग होना, यानी कि बोला कुछ जा रहा है और प्रोडक्ट दिया कुछ जा रहा है, ठीक है। फोर्थ क्या है, निश्चित वारंटी के अनुरूप नहीं होना, बोला गया 2 साल की वारंटी है बट वो 6 महीने की ही केवल वारंटी दे रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या है, प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोषपूर्ण होना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल खरीदें, ठीक है। मोबाइल खरीदने पर आपको बोला गया कि हम यहाँ आपके जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उसमें लिखा रहता है यदि कुछ भी टूटना कुछ खराबी होगी हम आपको इतने साल की वारंटी है, हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम ये करेंगे। बट एग्जैक्टली क्या होता है कि वो सेवाएं यदि नहीं दी जा रही है तो इस अधिनियम में क्या बोला गया है कि यदि सेवाएं नहीं है या सेवाओं में दोषपूर्ण है, ठीक है, वो सेवाएं दोषपूर्ण है तो इसमें भी प्रोडक्ट लायबिलिटी या उत्पाद दायित्व किसका है, निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता का। ये 5 प्रकार के दोष हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे, मिलावटी नकली सामान के निर्माण या बिक्री के संदर्भ में सजा। यदि कोई मिलावटी चीज़ें दे दी जा रही हैं या नकली सामान बेचे जा रहे हैं तो इसमें कौन सी सजा है और क्या प्रावधान है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस अधिनियम में एक सक्षम न्यायालय द्वारा मिलावटी नकली सामानों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा का प्रावधान है, ठीक है। किसके द्वारा, सक्षम न्यायालय होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, पहली बार दोष पाए जाने की स्थिति में संबंधित अदालत 2 साल तक की अवधि के लिए व्यक्ति को जारी किए गए किसी भी लाइसेंस को निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। क्या है कि सभी जो भी कोई प्रोडक्ट यानी कि मैन्युफैक्चरर है, आप यहाँ पे ये जानिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर है या विक्रेता है या सेवा प्रदाता है, उनको कुछ भी चीज़ चालू करना है तो वो क्या करते हैं, लाइसेंस लेते हैं, ठीक है। तो यदि वो नकली सामान बेच रहे हैं या मिलावटी सामान बेच रहे हैं तो न्यायालय क्या करेगा कि उनकी उस लाइसेंस को 2 साल के लिए सस्पेंड कर देगा, निलंबित कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे सुनिए, दूसरी बार या उसके बाद दोषी पाए जाने पर उसे लाइसेंस को रद्द कर सकते हैं। तो क्या है, यदि 2 साल के लिए तो सस्पेंड किए लेकिन फिर भी वो अपने जो भी वो कर रहा है उससे बाज नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे न्यायालय, उसके लाइसेंस को ही रद्द कर देंगे। पहली बार क्या किए हैं, 2 साल के लिए निलंबित किए हैं और यदि वो फिर भी वही काम कर रहा है तो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्यस्थता के लिए संस्थागत व्यवस्था, ठीक है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि मध्यस्थता का प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में है, ठीक है। तो किस तरह की मध्यस्थता है उसके लिए हम आज देखने जा रहे हैं, ठीक। तो नए अधिनियम में मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया है। ये इस अधिनिर्णय प्रक्रिया को सरल करेगा, ठीक है। ये क्या है, एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ भी शुरुआती निपटान की गुंजाइश मौजूद हो और सभी पक्ष सहमत हों वहाँ मध्यस्थता के लिए उपभोक्ता आयोग द्वारा एक शिकायत उल्लिखित की जाएगी। क्या होता है कि जब दोनों पक्ष सहमत हों, ठीक है, और यदि ऐसी गुंजाइश है कि इसका निपटारा हो सकता है मध्यस्थता से तो क्या करेंगे, उपभोक्ता आयोग, जो हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको फिर समझ में आने लगेगा, क्योंकि क्या है कि ये सब पार्ट 1 पार्ट 2 ये क्या है, पूरी लिंक जुड़ी हुई है। जब आप एक क्रम से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या करता है, ये उपभोक्ता आयोग मध्यस्थता करवाता है, किसके बीच, दोनों पक्षों के बीच। लेकिन वो मध्यस्थता किस तरह की होनी चाहिए,
एक शिकायत उसके लिए उल्लिखित की जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उपभोक्ता आयोगों के तत्वावधान में स्थापित किए जाने वाले मध्यस्थता प्रकोष्ठों में मध्यस्थता आयोजित की जाएगी। ठीक, यानी कि उनके सामने ये मध्यस्थता होगी। फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले निपटान के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं, इसीलिए याद रखना कि मध्यस्थता से जो भी शिकायत में जो भी विवाद समाधान किया गया है उसके खिलाफ या उससे निपटने के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, उपभोक्ता विवाद समायोजन प्रक्रिया का सरलीकरण। किस तरह से ये सरल हो गया है ना। तो देख, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह पर लाया गया है ये। ठीक है, तो जब कुछ चीज़ इसकी जगह पे लाए हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां होंगी उसको, या उसमें कुछ चीज़ नहीं होगी और इसमें ऐड की गई होगी। ठीक है, तो वही है, तो सरलीकरण किया गया। तो किस तरह से किया गया सुनिए आप। उपभोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने और उन उपभोक्ता आयोगों में शिकायत दर्ज करने में सक्षम करना जिनके अधिकार क्षेत्र में व्यक्ति के आवास का स्थान आता है। जैसा कि कल मैंने बताया था एग्जाम्पल लेके दुर्ग और रायपुर का। यदि आप दुर्ग में रहते हैं और रायपुर से आपने कुछ चीज़ खरीदी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल रायपुर के कंज्यूमर कोर्ट में जा कर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। आप अपने स्थानीय कंज्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये तो केवल पास की जगह है, जैसे कि रायपुर और दुर्ग हमने लिया। मान लीजिए आप कोई सामान दिल्ली से खरीद के लाए हैं, मुंबई से खरीद के लाए हैं, बेंगलोर से खरीद के, अब ये आपके लिए संभव नहीं है कि आप रोज रोज वहाँ जाएं, है ना, जहाँ पे आपका सर्विस प्रोवाइडर रहता है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने स्थानीय जहाँ भी आप रहते हैं आप वहीं से अपने कंज्यूमर कोर्ट में जो भी जहाँ से आप लाए हैं और उसके खिलाफ कोई शिकायत है तो आप अपनी नज़दीकी कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में। ठीक है, फिर क्या है, सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ जाना पड़े, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी सुनवाई हो सकेगी। यहाँ से एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग याद कर लो। यदि एग्जाम में पूछता है कि छत्तीसगढ़ का पहला वर्चुअल कोर्ट कहाँ खोला गया है तो वह रायपुर में खोला गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही है तो वर्चुअल है ना, यानी कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑनलाइन चीज़ें। तो वर्चुअल कोर्ट पहला छत्तीसगढ़ का रायपुर में खोला गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अगर 21 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्वीकार्यता का सवाल तय नहीं हो पाए तो शिकायतों को स्वीकार्यता को मान लिया जाएगा। ठीक है, क्या है, आपने कोई शिकायत की है, ठीक, फिर उसके बाद क्या है, 21 दिन की आपको अवधि मिली है। 21 दिन में आपकी जो भी शिकायत है, यदि आपने वो निपटारा हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनवाई हुई है, ठीक है, और आप सहमत हैं कि ठीक है जो भी सुनवाई हुई है मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, ठीक, तो तब तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप असहमत हैं तो आपकी जो शिकायत है वो 21 दिन में यदि निपटारा नहीं होती है तो आपकी शिकायत को रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं रजिस्टर कर लिया जाएगा। ठीक है, कि फलाना आदमी की ये शिकायत है, इसको हम दर्ज कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट में क्या है, अन्य नियम और विनियम। ठीक, उसको हम देखते हैं क्या है इसमें। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियमों के अनुसार क्या होगा, 5 लाख रुपए तक का मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि क्या है, हम कोई भी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उसमें हमको शुल्क तो देना ही पड़ता है। हम किसी भी न्यायालय में जाते हैं तो उसके लिए चार्ज लगते हैं, है ना। तो इसमें क्या बोला गया है कि यदि आपकी शिकायत 5 लाख रुपए तक की है तो आपसे एक भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, यानी कि आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। किस चीज़ का, शिकायत दर्ज कराने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतें दर्ज करने के लिए भी इसमें प्रावधान है। न पहचाने जाने वाले उपभोक्ताओं की देय राशि को उपभोक्ता कल्याण कोष, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CWF, में जमा किया जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यदि जिन उपभोक्ताओं की पहचान नहीं है, यानी कि पता ही नहीं है कि कौन है, मान लो आप शिकायत दर्ज करवा दिए, फिर आप भूल गए, है ना, क्योंकि बहुत सारे काम है कि आप पर्टिकुलरली उसी में व्यस्त नहीं है, ध्यान नहीं दे पाए, तो यदि पता नहीं है कि किसने दर्ज करवाई है, कौन है, कहाँ से है, तो वो जो राशि जो मिल रही है वापस, तो उसको कहाँ जमा किया जाएगा, तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में उस राशि को जमा करवाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि क्लियरली क्या है, यदि उपभोक्ताओं की पहचान नहीं है तो उपभोक्ता कल्याण कोष में वह राशि जमा करवा दी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नौकरियों, निपटान लंबित मामलों और अन्य मामलों पर राज्य आयोग हर तिमाही केंद्र सरकार को जानकारी देंगे। यहाँ पे भी एक प्रश्न बन सकता है कि राज्य आयोग किन समय अवधि पर केंद्र सरकार को जानकारी देंगे नौकरियों, निपटान लंबित मामलों और अन्य मसलों पर। तो कितनी अवधि है, हर तिमाही, कितना, हर तिमाही केंद्र सरकार को राज्य सरकार मामलों की जानकारी देगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, CCPC। ठीक है, इसके बारे में हमने कल ब्रीफ में डिस्कस किया था, आज आप आगे देखिए। ठीक है, ये परिषद उपभोक्ता मुद्दों पर एक सलाहकार निकाय होगा। क्या होगा, सलाहकार होगा, केवल याद रखना है। ठीक है, सलाह केवल देगा ये। ठीक, कौन, CCPC। ठीक, तो अध्यक्षता कौन करेगा इसका, जैसे कि ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, तो जब परिषद है तो इसमें अध्यक्ष भी होंगे, उपाध्यक्ष भी होंगे। कौन होंगे हम देखते हैं। तो इसके CCPC के अध्यक्ष होंगे केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा की जाएगी। यानी कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। ठीक है, फिर उपाध्यक्ष कौन होगा, तो उपाध्यक्ष होंगे राज्य मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से 34 अन्य सदस्य होंगे। यानी कि कौन होगा उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री, अध्यक्ष कौन होगा, केंद्र मंत्री, और सदस्य कितने होंगे, 34 सदस्य। समझ में आ रहा है? एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिए। जो CCPC है, CCPC मतलब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उसके अध्यक्ष होंगे केंद्रीय मंत्री। और कौन से केंद्रीय मंत्री, उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री। ठीक है, और उपाध्यक्ष होंगे राज्य मंत्री, और सदस्य कितने होंगे, तो 34 सदस्य होंगे इस परिषद में। ठीक है, 34 सदस्य। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इस परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि CCPC का कार्यकाल कितना होगा, तो कितना है, 3 वर्ष का इसका कार्यकाल है। ठीक है, फिर क्या है, इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर पूर्वीय राज्य, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, कि इन प्रत्येक क्षेत्र से 2 राज्यों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। यानी कि आप मान लीजिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सभी जो हमारे, इन सभी दिशाओं में जो भी राज्य हैं, और साथ में जो हमारे उत्तर पूर्वीय राज्य हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इन सभी क्षेत्रों से 2 राज्यों के, कहाँ, 2 राज्यों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। यानी कि मैंने क्या बताया, 34 सदस्य होंगे, तो वो 34 कौन से सदस्य हैं वही बताया गया है। ठीक है, फिर विशिष्ट कार्यों के लिए इन सदस्यों के बीच कार्य समूह का भी प्रावधान है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल है, और जो प्रभारी मंत्री हैं वो कहाँ के होंगे, वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स।
ठीक है। इन सभी क्षेत्रों से 2 राज्यों के प्रभारी मंत्री सदस्य होंगे। फिर उसके बाद अध्यक्ष होंगे केंद्रीय मंत्री, उपाध्यक्ष होंगे राज्य मंत्री और सदस्य होंगे 34। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ये जो सीसीपीसी है यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, यह एक सलाहकार निकाय है। क्या है? सलाहकार निकाय। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अध्याय और धाराएं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखो कि जो ये अधिनियम है 2019 का, इसमें 8 अध्याय हैं और 107 धाराएं हैं। क्या है? 8 अध्याय और 107 धाराएं। और यही जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, ठीक है, उसमें केवल 4 अध्याय थे और 31 धाराएं थीं। समझ में आ रहा है? पूछा नहीं जाएगा, केवल आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। वो 86 वाला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें अध्याय कितने हैं? 8 और धाराएं कितनी हैं? 107। याद कैसे करोगे आप? धाराएं 107 है, 1 + 7 8 होता है, नॉर्मली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अध्याय। अब आप सोच रहे होंगे 107 धाराएं हैं, अध्याय 8 हैं, तो क्या ये सभी को याद करना है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो कि आपको पूरा 107 धाराएं पूरी कंठस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मुख्य मुख्य धाराएं हम देखेंगे और उन्हीं से प्रश्न बनने की पूरे चांस है, क्योंकि कभी भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी भी आपसे ये बोला नहीं जाता है कि आप पीएचडी किए हो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में। ये नहीं पूछा गया है ना, किसी से भी ये नहीं सोच रहे हैं, जो भी एग्जाम ले रहा है एग्जामिनर ये नहीं सोच रहा है कि आपने पीएचडी कर रखी है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए मुख्य धाराएं और मुख्य धारा। अब आप सोचेंगे कि कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चलेगा? देखिए, इंपॉर्टेंट वही चीज़ होती हैं जो करंट में होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में कुछ चर्चाएं होती हैं, कुछ बात होती हैं, कहीं पे उन धाराओं का उल्लेख हुआ है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आज मैं केवल आपको बता रही हूँ ब्रीफ में, कल इसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे, जो जो मुख्य धाराएं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। यदि इसमें टेंशन मत लेना कि सभी याद करना है, ध्यान जो जो टिक है वही आपको याद करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अध्याय 1 है, तो अध्याय 1 में क्या है? जो इसमें 2 है, ठीक है, इसमें 2 धाराएं हैं। पहले में क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना। ठीक, दूसरे में अध्याय 2 में परिभाषाएं हैं, धारा 2 में परिभाषाएं हैं। ठीक, फिर अध्याय 2 में आ जाइए, ये क्या बोलता है? उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में ये बोलता है। ठीक है, तो अध्याय 1 प्रारंभिक है और अध्याय 2, याद रखना, अध्याय 2 किसके बारे में बोलता है? उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ये याद रखना। ठीक है, तो इसमें तीसरा क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। चौथा, केंद्रीय परिषद की बैठक की प्रक्रिया। पांचवा, केंद्रीय परिषद के उद्देश्य। छठा, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। सातवां, राज्य परिषद के उद्देश्य। आठवां, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। नौवां, जिला परिषद के उद्देश्य। अब इसमें से याद क्या रखना है आपको? तो देखो, अध्याय 2 उपभोक्ता संरक्षण परिषद रट लो पूरा। ठीक है, अध्याय 2 उपभोक्ता संरक्षण परिषद। फिर उसके बाद 3, 6, 8 क्या याद करो? 3, 6, 8 याद हो जाएगा, यानी कि 3 एकम 3 है ना, ऐसे याद करते हो। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9 याद करते हो, तो 9 की जगह 8 याद कर लो। ठीक है, तो 3 6 8। 3 में क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। 6 में क्या है? राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। और 8 में क्या है? जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम देखते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 क्या बोलता है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। क्या? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। क्या?
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, कौन सा बोला है? अध्याय 3 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। इसमें क्या है? 10वां। मैं एक बार आपको आप पहले सुन लीजिए, फिर क्या याद रखना है फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो 10वां क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना। 11वां मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की अर्हताएं, भर्ती की पद्धति आदि। 12वां रिक्ति आदि से केंद्रीय प्राधिकरण की कार्यवाही का अविधि मान्य न होना। 13वां केंद्रीय प्राधिकरण की अधिकारियों, विशेषज्ञों, वृत्तिकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति। 14 केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया। 15 अन्वेषण खंड। 16 जिला कलेक्टर की शक्ति। 17 प्राधिकारियों की शिकायतें। 18 केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य। 19 केंद्रीय प्राधिकरण की मामले को अन्वेषण करने के लिए अन्य विनियामक को निर्दिष्ट करने की शक्ति। 20 केंद्रीय प्राधिकरण की मालों आदि को वापस मांगने की शक्ति। 21 केंद्रीय प्राधिकरण की मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निर्देश जारी करने की शक्ति। ठीक है, ये क्या है? अध्याय 3 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में। अब आपको याद क्या क्या करना है, ध्यान से सुनो। जो 10वां है वो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की बात किया है। ठीक है, इसको याद कर लो। 16 को याद कर लो, जिला कलेक्टर की शक्ति, यानी कि 10 के बाद 16 के बाद 18 केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य। ठीक है, फिर उसके बाद 20 को याद करो, केंद्रीय प्राधिकरण की मालों आदि को वापस मांगने की शक्ति। ठीक है, फिर 21 याद करो, केंद्रीय प्राधिकरण की मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निर्देश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 10 में है। 10, 16, 18, 20, 21 ऐसे याद करो। ठीक है, 10, 16, 18, 20, 21। ठीक है, इसमें क्या है? पूरा केंद्र की शक्तियां के इर्द गिर्द ही है ये। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 22वां याद कर लो, तलाशी और अधिग्रहण। ठीक है, क्या याद करोगे? तलाशी और अधिग्रहण। 21 तक यहाँ देखिए, देखो, केंद्रीय प्राधिकरण की मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निर्देश जारी करने की शक्ति। फिर 22वां याद कर लो कि तलाशी और अधिग्रहण। ठीक है, फिर 23 क्या है? केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए किसी कानून, प्राधिकरण या निकाय का पदनाम। फिर उसके बाद अपील, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन, लेखी और संपरीक्षा, वार्षिक रिपोर्ट आदि का प्रस्तुत किया जाना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल, और टेंशन भी मत लो कि सब याद करना पड़ेगा। जो मैं बोल रही हूँ बस उतना ही आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अध्याय 4 में आ जाओ। अध्याय 4 क्या बोलता है? उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। क्या? उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। देखो, अध्याय का नाम जरूर याद रखना। ठीक है, इसको ही तो बिल्कुल एकदम रट लो कि अध्याय, क्योंकि 8 है और 8 तो आपको याद हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके नाम क्या है? तो अध्याय 4 क्या है? उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। तो पहले 28 को देख लो। 28 में टिक मैंने नहीं लगाया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना। ठीक है, तो क्या है? जिला। फिर उसके बाद 34 क्या बोलता है? जिला आयोग की अधिकारिता। जो इंपॉर्टेंट है, अब केवल उतना ही बता रही हूँ, अब इतना पूरा डिटेल में हम नहीं देखेंगे, है ना, टाइम कंज्यूमिंग है और उतना आपको याद भी नहीं रखना है। तो जितना टिक है केवल उतना ध्यान से सुनो। 28 क्या बोलता है? जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना। 34 है जिला आयोग की अधिकारिता। 41 है जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील। ठीक है, इतना 28 से लेके 41 तक जिला जिला जिला, ये याद रख लो पूरा। यदि तुक्का भी मारोगे तो बस ये याद होना चाहिए, मतलब एक आइडिया होना चाहिए ना, तुक्का भी मारो तो गलत ना हो जाए, है ना। तो इसीलिए जो अध्याय 4 है वो मान के चलो 28 से 41 तक जिला की बात की है। ठीक है, और जिला क्या? जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के बारे में। ठीक है, फिर 42 देखो क्या बोलता है? राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना। ठीक है, 42 में क्या बोला है? राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना। फिर उसके बाद 51 में आ जाओ, तो 51 क्या है? राष्ट्रीय आयोग की अपील। किसकी? राष्ट्रीय आयोग को अपील। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है?
54 क्या बोलता है, राष्ट्रीय आयोग की संरचना। 55 राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं आदि। ठीक, 53 याद करो, 53, 54, 55 ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो 53 क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना। 53 ठीक है, देखो याद कैसे करोगे, 28 को याद कर लो जिला, फिर 42 को याद कर लो राज्य, और 53 को याद कर लो राष्ट्र। ठीक है, ये उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की बात किया है। ठीक, ऐसे याद कर लो। फिर उसके बाद 54 है, 55 है। 54 संरचना बताता है और 55 अध्यक्ष और उनकी अर्हताएं बताएं। ठीक है, फिर 67 क्या बोलता है, राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील। जैसे कि मैंने क्या बताया, ये फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कल मैंने बताया था, याद करो, याद आना चाहिए आपको, है ना। 71 क्या है, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन। 72 क्या है, आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति और धारा 72 के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील। ये 72 और 73 यानी कि 71, 72, 73 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल देखेंगे। बस ये याद करो, ये शास्तियाँ हैं, यानी कि यदि कुछ चीज़ आप फॉलो नहीं करे हो, सजा का प्रावधान है। ठीक है, अपील है ये। आदेशों का प्रवर्तन यानी कि किस तरह से आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति। ठीक, 72 बोलता है। नेक्स्ट क्या है, अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है, मध्यस्थता। ये मध्यकता नहीं है, मध्यस्थता है। क्या है, अध्याय 5 क्या बोलता है, मध्यस्थता। तो 74 क्या है, उपभोक्ता मध्यस्थता शैल की, शैल मतलब सेल होता है, CELL है ना, सेल की स्थापना। फिर क्या है, छठा यानी कि अध्याय 6 क्या बोलता है, उत्पाद दायित्व, यानी जैसे कि मैंने बताया प्रोडक्ट लायबिलिटी। ठीक है, याद आना चाहिए, हमने फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन डिस्कस किया है कि किसकी है, मैन्युफैक्चरर, सेवा प्रदाता और विक्रेता की जिम्मेदारी है, दायित्व उपभोक्ता दायित्व उनके ऊपर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अध्याय को लागू होना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद करो, उत्पाद दायित्व अध्याय 6 में दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अध्याय 7 में आ जाओ, अपराध और शास्तियाँ आता है। क्या आता है, अध्याय 7 अपराध और शास्तियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ही न्यूज़ में रहा है, तो इसको तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कल। ठीक है, यानी कि कल मतलब नेक्स्ट सेशन में अपने। ठीक है, तो 88 से 93 तक है। ठीक है, तो पहला क्या है, केंद्रीय प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन के लिए शास्ति। फिर मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड। फिर अपद्रव और अंतर्विष्ट करने वाले उत्पादों के विक्रय या भंडारण, विकृत या वितरण या आयात के लिए विनिर्माण हेतु दंड। नकली माल के विक्रय के लिए विनिर्माण या उनके भंडारण या विक्रय या वितरण का आयात के लिए दंड। न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान, तंग करने वाले की तलाशी। ठीक है, 88 से 93 अपराध और शास्तियाँ हैं, याद एकदम रट लो। शास्तियाँ यदि पूछेगा तो वो अध्याय 7 में है, शास्तियाँ पूछेगा तो अध्याय 7 में है। ठीक है, फिर उसके बाद अध्याय 8 प्रकीर्ण, तो उसमें क्या है, 95 में देखो, सबसे पहले 94 देख लो, ई वाणिज्य प्रत्यक्ष विक्रय आदि में अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए उपाय है, ई वाणिज्य की बात किए हैं। ठीक है, 95 में क्या है, अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य आयुक्त और कतिपय अधिकारियों का लोक सेवक होना, यानी कि ये लोग पब्लिक सर्वेंट होने चाहिए। फिर 99 केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश देने की शक्ति। 101 केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति। 102 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। 103 राष्ट्रीय आयोग की नियम विनियम बनाने की शक्ति। 104 केंद्रीय प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति। 105 नियमों और विनियमों का संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहाँ रखा जाएगा सब चीज़, तो कहाँ रखा जाएगा, संसद के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, जो भी नियम बनेंगे और विनियम बनेंगे तो कहाँ रखे जाएंगे, किसके प्रत्यक्ष रखे जाएंगे, ये संसद के समक्ष रखे जाएंगे, याद रखो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका एक ब्रीफ में जो हम बोल सकते हैं अध्याय और उनकी धाराएं कंप्लीट हुआ। इसको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे जो हम फ्री क्रैश कोर्स लाए हैं वो सभी तक पहुंच सके। तो आप अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ऑन करके रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ उसमें आपको किसी भी तरह का स्क्रीनशॉट लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें सभी PDF फ्री में अवेलेबल आपको करा दिए जाएंगे। तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।